Hello, dear bankers. Welcome to EduTap and welcome to the Jab on the Go series. I hope you all are doing fine. और आपने जैब में 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू कि जैब ऑन द गो सीरीज क्या है और हम क्यों लेके आए हैं। जैब ऑन द गो सीरीज इसलिए लेके आए हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कम्प्लीटली आप बैंक में काम करते हो और काम करने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फुल लेक्चर्स देख पाओ। जैब की प्रिपरेशन करना मुश्किल नहीं होता। डिफिकल्टी कहाँ पे आती है कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करने में। बिकॉज समटाइम्स आपको जो है काम ज़्यादा रहता है, फिर आपको फैमिलीज कमिटमेंट्स भी रहती है, देन बहुत सारे और छोटे मोटे काम रहते हैं, उसके बीच में प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप 15-15 मिनट्स की ना रिकॉर्डेड क्लासेस कहीं भी चलते फिरते देख पाए, मतलब ऑन द गो आप प्रिपरेशन कर पाए। सो दैट्स वाई हम जैव ऑन द गो सीरीज लेके आए हैं। तो इसमें बेसिकली 10 to 15 या 15 to 20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग रहती है और आपके कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। तो आज का लेक्चर 14 में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्लिगेशन अंडर पीएमएलए एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, राइट। और जैसे कि आपने मई 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, लेट मी टेल यू, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बिकॉज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे आपको क्या पता चल रहा है कि किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि आपके पास तो इतना टाइम नहीं सब कुछ पढ़ने का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही करेंगे ना हम। हमें तो 50+ मार्क्स चाहिए, कौन सा 80-90 चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं, और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये प्रूव हो सकता है आपके एग्जाम में 2026 की प्रिपरेशन में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये फ्री ई बुक है, आप इसको डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। तो बात करेंगे हम ऑब्लिगेशन अंडर पीएमएलए। ठीक है, तो अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डिपॉजिट्स लेना लोन देना ही नहीं होता है ना। अब मेन क्या रहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटी को रोकना, कि कोई फाइनेंशियल सिस्टम को जो है इन पर्पस के लिए यूज ना करे। तो पीएमएलए ने ले डाउन किए प्राइमरी ऑब्लिगेशन फॉर रिपोर्टिंग एंटिटीज। रिपोर्टिंग एंटिटीज क्या होती हैं? जैसे बैंक्स हो गए, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो फाइनेंशियल डीलिंग में जो है वो डील करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला गया है कि आपको कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन करनी और उनकी वेरिफिकेशन करनी है। ये जरूरी है। जब भी कोई पर्सन अकाउंट ओपन करने आ रहा है या कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट खरीद रहा है या जस्ट एक रेमिटेंस करने के लिए आ रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग करना, यानी कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस तो नहीं लग रही उसकी मॉनिटरिंग करना और एफआईयू इंडिया को रिपोर्ट करना। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वो किसी को पास नहीं करना है। कोई भी डिमांड करेगा अनलेस, जब तक कि लॉ की सेट से डिमांड ना हो, तो हमें अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। एंड एज आई टोल्ड कि रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है हमें करनी है। देन पीएमएलए के अंडर क्या होता है ना, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म की जाती है। बैंक को वेरीफाई करनी पड़ती है ना आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर एंड बेनिफिशियरी ओनर। अब बेनिफिशियरी ओनर क्या होता है? जो रियल ओनर होता है, जो प्रॉफिट्स को एंजॉय करता है बेसिकली। अब हो सकता है ना कि एक कंपनी में ऑथोराइज सिग्नेटरी कोई और उसका प्रॉफिट जो कंपनी का किसी और को मिल रहा हो, तो उन दोनों की जो है वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो वेरिफिकेशन कैसे की जाती है? आधार ऑथेंटिकेशन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन की जाएगी, पासपोर्ट के थ्रू हो सकते हो, और कोई ओबीडी अगर है तो उसके थ्रू वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। एंड ये वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि वेरिफिकेशन कब कंप्लीट की जाएगी? बिफोर स्टार्टिंग का रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन। ये नहीं कि अकाउंट ओपन करने के बाद वेरिफिकेशन होगी, पहले ही होगी ना। और जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे एनहांस लेवल की ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म की जाएगी, राइट। तो ये सब कुछ जो है पीएमएलए एक्ट के तहत दिया हुआ है कि ये चीजें हमें करनी है, ये ऑब्लिगेशन है जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती है एज अ बैंकर। अब पीएमएलए के तहत ना रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी की जाती है कि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने ऑल प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब क्या है कि कस्टमर है रोहन, उन्होंने ना 10 लाख की ना ट्रांजैक्शन इनिशिएट की बट फेल होगी, नहीं कर पाए वो ट्रांजैक्शन 10 लाख की। तो ऐसा नहीं है कि इसका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होगा बैंक के रिकॉर्ड्स में, वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाएगा, चाहे अटेम्प्टेड है चाहे सक्सेसफुल है। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इज टू बी प्रिजर्व्ड फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये रिकॉर्ड 5 साल के लिए मेंटेन करके रखा जाता है। और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके अकाउंट्स फाइल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, ये सारे डिटेल्स जो है ना स्टोर करके रखी जाती है। बिकॉज ये ऑब्लिगेशन है, कल को कोई जो है अथॉरिटी
कुछ डिटेल्स मांग लेती है, तो बैंक के पास तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। और रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाता है फॉर 5 ईयर फ्रॉम अकाउंट क्लोजर और एंड ऑफ रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का एक्टिव बैंक में अकाउंट है तो ठीक है, कि अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन की, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की, तो ही रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अगर अकाउंट क्लोज हो गया है, मान लीजिए किसी ने अकाउंट क्लोज कर दिया 2024 में जान, तो ये रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखा जाएगा टिल 2029 तक, 5 साल तक रखा जाएगा। और सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एंड पीएमएलए ने कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स दी हुई है। जब भी हमें स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन करनी है, बैंक को ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी पड़ती है, वेरीफाई करनी है कस्टमर की आइडेंटिटी, ओनरशिप एग्जामिन करनी है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या और सोर्स ऑफ फंड क्या है। अब अगर कोई स्टूडेंट के अकाउंट में इतना पैसा रेमिट हो गया या इतनी ट्रांजेक्शन कोई हो रही है इतने अमाउंट की, तो बैंक तो सोर्स की जांच पड़ताल करेगा ना कि कहाँ से आ रहा है पैसा। स्टूडेंट के अकाउंट में तो पर मंथ क्या है, 20,000 आ रहा था, बट अब ऑल ऑफ सडन इतना बड़ा अमाउंट किस तरीके से आ गया। और रिकॉर्ड करना पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है और नेचर ऑफ रिलेशनशिप भी। अगर बैंक को कुछ सस्पिशन लग रहा है कि पर्सन बता ही नहीं पा रहा है कि सोर्स ऑफ फंड क्या था, तो फिर पैसे रेमिट नहीं किए जाएंगे। तो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में क्या क्या आता है आपका, हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट हो गया, आपके विड्रॉल, जब आप हाई वैल्यू के कैश डिपॉजिट विड्रॉल्स कर रहे हो। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, जब भी आप बाहर पैसा भेज रहे हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ना एनहांस लेवल की ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म की जाती है। हाई वैल्यू की इंपोर्ट और रेमिटेंसेस हो रही है, और भी कुछ ट्रांजेक्शन जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे रिस्क अराइज हो, तो वो सब कुछ जो है बैंक को बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। और सोर्स ऑफ फंड अगर कोई नहीं बता पा रहा तो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी, बैंक आगे ट्रांजेक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। देन अब कुछ ऑब्लिगेशंस रहती है आपकी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत। बैंक को ना अकाउंट भी नहीं ओपन करना और ना ही जो है अकाउंट मेंटेन करना इंडिविजुअल एंटिटीज का जिनका नाम अपीयर हो जाता है इन यूएनएससी लिस्ट, दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट में आ जाता है। अब इसमें क्या बोला गया है, ये तो ऑब्लिगेशन होगी पीएमएलए के तहत, क्योंकि इंटरनेशनली भी तो ट्रांजेक्शन्स होती है। अब वहां पे हमें नाम देखना पड़ेगा, अगर किसी कस्टमर का नाम इन लिस्ट में दिया हुआ है तो अकाउंट ओपन नहीं होगा। जैसे आईएसआईएल दश एंड अल कायदा सैंक्शन लिस्ट है, एक आपकी 1988 सैंक्शन लिस्ट है, तालिबान से रिलेटेड है, कि अगर ऐसा नाम जो इन लिस्ट में किसी टेररिस्ट का नाम और बैंक अकाउंट में पाया गया तो क्या करना पड़ता है। अगर मैच मिल गया तो क्या किया जाएगा, एफआईयू इंडिया को एक्सक्यूज मी इन्फॉर्म किया जाएगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, और उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत, राइट। और कंप्लाई किया जाता है विद ऑल यूएनएससी रेजोल्यूशन जो आरबीआई के द्वारा सर्कुलेट किए गए। तो ये जो लॉ है ये क्यों बनाया गया, ये कानून, ये एक्ट क्यों बनाया गया है, कि इंडिया की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन हो, कोई भी ऐसी क्रिमिनल एलिमेंट फाइनेंशियल सिस्टम में जो है एंटर करके हमारे जो कंट्री है उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये कुछ ऑब्लिगेशंस है जो रहती है आपकी पीएमएलए और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कस्टमर ड्यू डिलीजेंस अंडर पीएमएलए आर करेक्ट। हमें आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर और उनके बेनिफिशियरी ओनर को वेरीफाई करना है, हमें एग्जामिन करना है सोर्स ऑफ फंड बिफोर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑप्शनल, या नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांजेक्शन पार्टी मस्ट बी रिकॉर्डेड। देखो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, ये ऑप्शनल थोड़ी है, ये तो मैंडेटरी है। और नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांजेक्शन पार्टी मस्ट बी रिकॉर्डेड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा थर्ड ही यहाँ पे रॉन्ग है, तो ऑप्शन क्या है, बी, 1, 2 and 4 is a correct. Next question. Which of the following actions are required when a bank find that customer match a name in UNSC sanction list? क्या किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को, इन्फॉर्म किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, फ्रीज कर दिए जाएंगे एसेट्स एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑर्डर, या प्रायर नोटिस देना जरूरी होता है कस्टमर को बिफोर फ्रीजिंग। अब लिस्ट जो है दैट इज स्पेसिफिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल टेररिस्ट भी कंसीडर किए जाते हैं लॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत, तो नोटिस थोड़ी दिया जाएगा ऐसे कस्टमर को। तो यहाँ पे आपका बी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को इन्फॉर्म करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को और उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा। ओके तो अभी आपके पास बहुत ही गोल्डन टाइम है अपनी प्रिपरेशन करने का। आई वुड रिकमेंड, अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो वेल एंड गुड, बट इफ यू थिंक यू रिक्वायर अ कोर्स तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे कोर्सेज में जाके जैप कोर्सेज पे क्लिक कीजिए,
जैसे आप जैब कोर्सेज पे जाते हो ना, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे एज पर योर नीड डिफरेंट डिफरेंट कोर्स जो है ना वो अवेलेबल है। एक मिलेगा आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स, जहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट्स की आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती है। 15-15 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, कोई बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स डिजाइन नहीं किए गए हैं। लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे आपको कोड यूज करना है जैब 75 टू गेट फ्लैट 75% ऑफ। एंड अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में एनरोल कर सकते हो। अभी आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट है। और उसमें एनरोल करने के लिए आप जो है यहाँ पे कोड यूज कर सकते हो जैब 80, फ्लैट 80% आपको ऑफ मिल रहा है। लाइव क्लासेस टोटल 60 क्लासेस मिलनी है, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपके लिए कोर्स रेलेवेंट है ही नहीं बिकॉज आप तो प्रिपरेशन कर चुके हो, तो कोई बात नहीं, आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। सॉल्व पीवाईक्यू आपको मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, टेस्ट 80 कोड ओपन आपने यहाँ पे यूज करना है टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। एंड अगर आप इंडिविजुअल जैसे मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, आईएफएस का ही आपको चाहिए, पीपीपी का या एएफएम का, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे कोड 75 रहेगा, फ्लैट 75% ऑफ है। देन अगर आप देखना चाहते हो कि क्लासेस किस तरीके की रहती है, कॉन्सेप्ट नोट्स क्या किस लेवल के हैं, आपके क्विजेस कैसे है, तो आप ना 3 आवर्स का ट्रायल कोर्स भी ले सकते हो। यहाँ पे जैब 99 कूपन कोड यूज कीजिए, ₹1 में आप अवेल कर सकते हो, आप देख सकते हो। और अगर आपको मोटिवेशन ही फील नहीं हो रही, यू वांट टू स्टडी बट टाइम ही नहीं है और भी पर्सनल कमिटमेंट्स रहती है, तो कोई बात नहीं, आप मेंटर से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, आप मेंटर टॉक में एनरोल कर सकते हो। तो ये सब कुछ जो है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अवेल कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई और डाउट है ना, कोई और आपकी क्वेरी रहती है, तो व्हाट यू कैन डू, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।